और बात कर लेते हैं गांवरी गवर्नमेंट की। पंचायती राज चुनावों का आज आखिरी चरण चल रहा है। आखिरी चरण के लिए मतदान चल रहा है। 46 पंचायत समितियों के लिए मतदान जारी है। 21 जिलों में 7,346 केंद्र पर मतदान किया जा रहा है। वोटिंग से इस चरण की वोटिंग से 908 सदस्य चुने जाएंगे। तो गांवरी गवर्नमेंट का पहला, दूसरा और तीसरा चरण खत्म होने के बाद चौथा और अंतिम चरण आज रूप ले रहा है। 7:30 बजे से मतदान शुरू हो चुका है। जो पोलिंग बूथ्स हैं वहां पर मतदाता पहुंच रहे हैं और देखिए मतदान की शुरुआती तस्वीरें और आसानी से समझा जा सकता है। बड़ी संख्या में गृहिणियां, महिलाएं सबसे पहले पोलिंग बूथ पर पहुंची हैं और वहां पर कोरोना गाइडलाइंस का भी पालन किया जा रहा है। आप देखें, जो मतदाता पंक्तियों में लगे थे उनका हाथ सैनिटाइज करवाया जा रहा था। जो मतदान कर्मी है वो भी मास्क पहनकर पोलिंग बूथ्स पर डटे हैं और अपने कार्य को अंजाम तक पहुंचा रहे हैं। लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। महिलाओं की भीड़ इसलिए कुछ ज्यादा शुरुआत में नजर आती है क्योंकि वो पहले मतदान करती हैं और उसके बाद घर के कामों में लग जाती हैं और ऐसे में दोनों के बीच में बैलेंस बनाने के लिए सबसे पहले मतदान करना पसंद करती हैं। बहरहाल शुरुआती तस्वीरें मतदान की किस तरह की हैं वो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और अजमेर से सहयोगी अभिजीत और उदयपुर से सहयोगी कपिल श्रीमाली इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अभिजीत, मैं आपके पास आ रहा हूं, क्या तस्वीरें हैं मतदान की अजमेर में? देखिए स्वप्निल, 2.5 घंटे का वक्त जो है वो बीत चुका है और अब जैसे जैसे दिन चढ़ने लगा है मतदान की रफ्तार में भी गति पकड़ना शुरू कर दिया है। अब सीधा किशनगढ़ पंचायत समिति के एक मतदान केंद्र पर हम मौजूद है और कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे किस तरीके से युवाओं की कतारें यहाँ पर लगना शुरू हो गई है। और एक तस्वीर कैमरामैन आपको इस मतदान केंद्र के प्रवेश द्वार की दिखाएंगे जहाँ पर किस तरीके से कोरोना गाइडलाइंस की पालना की जा रही है। वो आप देख सकते हैं कि जो मेडिकल टीम यहाँ पर तैनात है वो मतदान करने के आने वाले मतदाताओं का सबसे पहले टेम्परेचर ले रही है, उनका हैंड सैनिटाइज कर रही है और अगर किसी के पास मास्क नहीं है तो मेडिकल टीम उनको मास्क भी मुहैया करा रही है। तो नो मास्क नो एंट्री का जो ध्येय वाक्य लेकर इस पंचायती राज चुनाव के 3 चरणों को संपादित किया गया था। चौथा चरण चल रहा है। उस तमाम कोविड प्रोटोकॉल्स की पालना जो है यहाँ पर की जा रही है और ये तय किया जा रहा है कि किसी तरह की कोई भी अवहेलना यहाँ पर नहीं हो। खासतौर से जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है और उसको लेकर जो डर बना हुआ है उस डर के चलते कहीं मतदान के प्रतिशत में कमी ना आए, इसलिए तमाम मतदान केंद्रों पर निर्वाचन विभाग की ओर से इस तरह की व्यवस्था की गई है और ये सुनिश्चित किया गया है कि मतदान जो है वो शांतिपूर्ण और निष्पक्ष रूप से होता रहे। शुरुआती 2.5 घंटे के अगर मतदान प्रतिशत की बात करेंगे स्वप्निल, तो करीब 10 से 11% का मतदान जो है वो किशनगढ़ और अराई पंचायत समिति में दर्ज हुआ है और हालांकि आधिकारिक आंकड़ा जो है वो अब से कुछ देर बाद मिल जाएगा। लेकिन शुरुआत के 2-2.5 घंटे मतदान की रफ्तार धीमी रही थी, लेकिन अब जैसे जैसे दिन चढ़ने लगा है मतदाता जो है वो भी घरों से बाहर निकल रहे हैं और पंचायती राज व्यवस्था से वो सशक्त करने के लिए अपने मताधिकार का यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। स्वप्निल, देखिए सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है अभिजीत, लगातार हम इस बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि एक तरफ कोरोना का खतरा है, दूसरी तरफ चुनाव हो रहे हैं और ऐसे में चुनाव प्रतिशत को एक एक्सेप्टेबल, एक अच्छे लेवल तक ले जाना बहुत बड़ी चुनौती थी। पहले चरण में तो वो पूरी नहीं हो पाई, दूसरे में थोड़ी गुंजाइश नजर आई। अब आज चौथे चरण में शुरुआत जो है वो बता रही है कि किस तरह का मतदान प्रतिशत आज रह सकता है। इस पर मैं आपसे बातचीत करूंगा, लेकिन कपिल आपके पास आऊं, उदयपुर से क्या तस्वीरें हैं? देखिए, उदयपुर आदिवासी बाहुल्य इलाका है और यहाँ पर आप देखिए कि मतदान का अंतिम चरण है और मतदाताओं में उत्साह देखते ही बनता है। महिलाओं की, जैसा कि आप भी बता रहे थे कि महिलाओं की कतारें सुबह सुबह देखने को मिलती है, यहाँ पर भी आप देखिए महिलाओं की संख्या जो है, महिला वोटर्स की संख्या पुरुष वोटर्स की तादाद में यहाँ पर भी ज़्यादा नज़र आ रही है। सुबह से मतदाताओं के पहुँचने का सिलसिला विभिन्न मतदान केंद्रों पर जारी है और सभी जगह पर देखा गया कि महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। उदयपुर में कुल 532 मतदान केंद्रों पर मतदान प्रक्रिया चल रही है। आप देखिए कि स्काउट एंड गाइड्स का विशेष सहयोग यहाँ पर देखने को मिल रहा है। वे भी लगातार पुलिस के साथ में अपनी ड्यूटी देते हुए नजर आ रहे हैं। हाथ में सैनिटाइजर की बोतल है और जो भी मतदाता मतदान बूथ के अंदर प्रवेश करता है सबसे पहले उसके हाथ सैनिटाइज कराने की प्रक्रिया जो कि सभी जगह पर चल रही है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। और कुछ लोगों से हम बात भी करने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या सोचकर वोट डालने जाते हैं, गाँव में किस तरह का काम वे चाहते हैं। आपके गाँव में किस तरह का काम चाहते हो आप? क्या काम चाहते हो? दूसरा सवाल, आप बताइए क्या काम चाहते हैं? जो काम का काम होगा वो अच्छा काम करवाना चाहते हैं, जो रोड वगैरह है
नाली वगैरह है, सब काम अच्छा हो जाए, ठीक रहे। देखिए विकास की बात हर व्यक्ति करता नजर आता है, गांव में मूलभूत सुविधाएं हो सके, और इसी को लेकर जो मतदाता हैं वो वोट कास्ट करने के लिए मतदान केंद्र पर उदयपुर में भी पहुंचते नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर उत्साह चरम पर है। सुबह सुबह का शुरुआती दौर है। पिछले 3 चरण में इस सुबह के इस दौर में मतदाताओं की संख्या कम नजर आई थी, लेकिन आज देखने को मिला है कि सूरज की तपिश ज्यादा है, और यही वजह है कि ठंड का असर कम होने के चलते सुबह सुबह मतदाता अपने घरों से बाहर निकले हैं और वोट कास्ट कर रहे हैं। जी हाँ, लेकिन देखिए सूरज की तपिश ज़्यादा है, लेकिन मौसम इससे ज़्यादा फेवरेबल हो भी नहीं सकता। हल्के हल्के ऊनी कपड़े और ठंड की चीज़ें जो आप लोग पहने हुए हैं वो ये बता रही है कि मौसम कोई बहुत बड़ी बाधा मतदाताओं के लिए फिलहाल नहीं होने वाली है। अभिजीत, देखिए मौसम कोई बाधा नहीं है, एक बाधा कोरोना को लेकर है, तो उसके लिए सावधानी ही बचाव है। मतदान प्रतिशत बढ़े इसके लिए स्वीप कार्यक्रम तो इस बार चला नहीं अभिजीत, जैसा कि आप पिछली बार कह रहे थे, लेकिन मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा कवायदों की जरूरत थी, लोगों के बीच में भरोसा कायम करने की जरूरत थी। वो सब क्या की गई और वो किस तरह से आज फलीभूत होती दिख रही हैं या नहीं दिख रही हैं? नहीं रहा है। तमाम जो आज चौथा चरण हो रहा है इसको शामिल करते हुए भी, हालांकि शुरुआत के जो सुबह का 1-2 घंटे का वक्त होता है वो बेशक जो है वो काफी ठंडा रहता है, जिस कारण से मतदाता जो है वो केंद्रों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। लेकिन जैसे जो सूरज आगे बढ़ रहा है, दिन चढ़ने लगा है, मौसम बेहद सुहाना हो चुका है। लेकिन जहां तक आपने बात की कि मतदान प्रतिशत की, तो पहले चरण में अजमेर में 56% मतदान हुआ था 4 पंचायत समितियों में। दूसरे चरण में 27 नवंबर को 3 पंचायत समितियों में 53% मतदान हुआ, और तीसरे चरण में 1 दिसंबर को 2 पंचायत समितियों में 51% मतदान हुआ। तो जिस तरीके से कोरोना की रफ्तार समय के साथ साथ बढ़ती गई, उसी तरीके से जो मतदान प्रतिशत का आंकड़ा था वो चरणबद्ध तरीके से गिरता गया। इसके पीछे 3 बड़े प्रमुख कारण जो हैं वो अब तक निकल के सामने आए। एक तो शादी समारोह का वक्त चल रहा है, तो कई लोग उसमें भी व्यस्त हैं। कई ग्रामीण क्षेत्रों में, चूंकि हम समझ सकते हैं और देखते आए हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में शादी समारोह जो है एक भव्य आयोजन के रूप में होता है और गैदरिंग के रूप में वहां पे उसको समूह में लिया जाता है। इसके अलावा जो किसानों की बात करेंगे तो गाँव में फसल का बुआई का समय होता है, इस लिहाज से भी मतदाता नहीं निकल पाए। और सबसे बड़ा कारण था कि जिस तरीके से बाकी चुनावों में निर्वाचन विभाग की ओर से स्वीप की गतिविधियों को संचालित करके मतदाताओं को उत्साहित और प्रेरित किया जाता है मतदान के लिए, ऐसी कोई भी गतिविधि इस बार इन चुनावों में नहीं हुई है, और सबसे बड़ा कारण था कोरोना का। लेकिन उसके बावजूद भी जो मतदाता मतदान केंद्रों तक पहुंच रहे हैं, उनके लिए निर्वाचन विभाग ने व्यवस्था की है कि किसी तरीके से वो कोरोना से नहीं डरे। उनके तमाम स्वास्थ्य की चिंता यहाँ पर निर्वाचन विभाग की ओर से की गई है, और ये कोशिश की गई है कि मतदान के लिए जो मतदाता पहुंच रहे हैं उनका पूरा सेहत का ध्यान रखा जाए। उनकी थर्मल जांच हो रही है, उनका टेम्परेचर लिया जा रहा है, उनका ऑक्सीजन लेवल जांच किया जा रहा है, उनका हैंड सैनिटाइज किया जा रहा है। यहाँ तक कि जो मतदान केंद्र के अंदर जब मतदाता पहुंच रहा है, अपनी पर्ची देकर जब स्याही लगा रहा है उंगली पर, उस समय भी जो पोलिंग पार्टीज के कार्मिक अंदर तैनात हैं वो भी हैंड सैनिटाइज वापस से करवा रहे हैं। तो जितना हेल्थ प्रोटोकॉल की पालना की जा सकती है वो की जा रही है। ये भरोसा, विश्वास दिलाया जा रहा है मतदाताओं को कि वे मतदान केंद्रों तक आए, कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी पिछले 3 चरणों की अगर बात करें, खासतौर से अजमेर जिले की, तो मतदान प्रतिशत में लगातार गिरावट दर्ज हुई है। आज आखिरी और चौथा चरण है। सुबह के जो शुरुआती 2.5 घंटे के आंकड़े हैं वो इतने उत्साही नहीं हैं, लेकिन उम्मीद यही की जानी चाहिए कि खास तौर से अब निर्वाचन विभाग आज तो कुछ नहीं कर सकता इस मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए, लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं, वो बेशक जो है मतदाताओं को उत्साहित करके, प्रेरित करके मतदान केंद्रों तक लाएंगे, और मतदाता स्वयं भी बड़ी संख्या में पहुंच रहे। कैमरामैन एक बार आपको वापस से दिखाएंगे जो मतदान केंद्र का मुख्य द्वार है, जहां से मतदाता प्रवेश कर रहे हैं। वहां पर लगातार सिलसिला जो है मतदाताओं का पहुंचने का जारी है। क्योंकि देखिए ये पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्य के चुनाव है स्वप्निल। सरपंच के चुनाव की जो लोकल ग्रेविटी होती है वो अलग होती है। एक ग्राम पंचायत से लोकल उम्मीदवार खड़े होते हैं 2, 3, 4, तो मतदाताओं के अंदर एक आपस में इंटरनल कंपटीशन भी होता है। पंचायत समिति का जो क्लबिंग है वो 4 से 5 ग्राम पंचायतों का है, और अगर जिला परिषद की बात करें तो 8 से 10। अभिजीत, मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि बीकानेर से सहयोगी सतवीर भी मेरे साथ जुड़े हैं, मैं उनसे सवाल पूछूंगा, लेकिन बेहद शॉर्ट में एक बात बताइए, अधिकतर जो कर्मी वहां नजर आ रहे हैं महिलाएं हैं, क्या ये वो पिंक बूथ जिसकी शुरुआत हमने विधानसभा चुनावों के वक्त देखी थी वो बूथ है? नहीं स्वप्निल, ये जो पिंक कलर में जो महिलाएं हैं ये आशा सहयोगिनियां हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, जो इस निर्वाचन विभाग में मतदाताओं की
सहायता के लिए यहाँ पर तैनात की गई हैं, ताकि मतदाताओं को किसी भी तरह की कोई भी अगर समस्या होती है तो वो उनके जरिए उनका समाधान किया जा सकता है। तो आशा सहयोगिनी है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, मेडिकल टीम है, पुलिस का जाब्ता तैनात है, सारी जो विभिन्न एजेंसियां हैं ये मिलकर जो है मतदान को शांतिपूर्ण। ठीक है अभिजीत, आगे आपसे और बातचीत करूंगा। सतवीर, आपके पास आ रहा हूं। बीकानेर में शुरुआती तस्वीरें किस तरह की रही और इस वक्त क्या तस्वीरें हैं? जी बिल्कुल, अगर बीकानेर की बात कर ले तो लूनकरसर के जो 47 ग्राम पंचायत है वहां पर अभी मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पहले मैं अपने कैमरा पर्सन धीरज से कहूंगा, तस्वीरें आप दिखा सकते हैं कि लाइनों की जो कतारें हैं वो यहाँ पर साफ तौर पे देखने को मिल रही है। अब लोगों में काफी उत्साह भी देखने को मिल रहा है, खासतौर पर जो महिलाएं हैं वो भी यहाँ पर पहुंच रही है और यहाँ पे अपने मताधिकार का जो प्रयोग है वो कर रही है। और खासतौर पर आपको बता दें कि जिस तरीके से जो 3 चरणों के मतदान हुए थे उसके बाद में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान की जो प्रक्रिया है वो संपन्न हुई थी और उसके बाद में अब 4थे चरण का जो मतदान है वो यहाँ पर किया जा रहा है। क्या कुछ खास मुद्दे यहाँ के, क्या खास मुद्दे हैं जिसको लेकर जो मतदाता है वहां पर पहुंच रहे हैं? क्या आपको लगता है कि वो समस्याएं जो पूरी होनी चाहिए? गांव अभी निर्दलीय प्रत्याशी भी लड़ रहे हैं और गांव के उत्साह, युवाओं का उत्साह पार्टियों को छोड़कर निर्दलीय के साथ है। गांव की काफी समस्याएं हैं, उनका समाधान नहीं हो रहा है। चिकित्सा व्यवस्था, लाइट, पानी की बहुत अव्यवस्थाएं हैं, उनके कारण युवाओं को निर्दलीय के तरफ युवा जोश के साथ वोट दे रहे हैं। क्या कुछ ऐसी समस्या है लूनकरसर की अगर बात कर लें तो जिसको लेकर जो आमजन है वो 2-4 होता है? लूनकरसर में चिकित्सा के नाम पे कोई सुविधाएं नहीं है। बिल्कुल हॉस्पिटल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंदर किसी भी प्रकार की सुविधाएं नहीं है। डॉक्टरों के पद रिक्त पड़े हैं, कोई भी व्यवस्थाएं नहीं है। बिल्कुल व्यवस्था ही नहीं है तो उम्मीद की जा सकती है कि ये चुनाव काफी अहम होंगे। लाइनें जो कतारें हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, युवाओं के साथ में महिलाएं, बुजुर्ग सब यहाँ पर पहुंच रहे हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। और बस जैसा कि मैंने बताया था कि सुबह का जो वक्त था उसमें जो लोग थे वो कम आए थे, लेकिन अब धीरे धीरे जो धूप है वो खिल चुकी है। तो ऐसे में जो लोगों की जो लाइनें हैं वो ये बता रही है कि उनमें काफी उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है और पूरी तरीके से यहाँ पर जो मास्क लगा के लोग आ रहे हैं, सैनिटाइजर किया जा रहा है, पुलिस की जो जाब्ता है वही पूरी तरह से तैनात किया गया ताकि किसी भी तरीके से जो कोरोना गाइडलाइन है उसकी पालना की जा सके और किसी भी तरह की जो समस्या है मतदाताओं को यहाँ पर न हो सके। लाइनें आप देख सकते हैं, महिलाओं की अलग से है, उसके बाद में जो पुरुष है उनकी यहाँ पर लाइनें हैं और महिला सुबह से जहाँ वक्त था उसके बाद में अब धीरे धीरे जो लाइनें हैं धीरे धीरे बढ़ती हुई नजर आ रही है। कुछ और युवा मतदाता उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं कि आप क्या कुछ मुद्दे हैं, यहाँ की समस्या क्या है जिसको लेकर आप वोट देने आए हैं? क्या पानी, बिजली, सड़क? क्या हमारे सबसे खास समस्या सर ये है कि हमारे सबसे जो हॉस्पिटल की समस्या है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और जो लाइट है वो भी बहुत कटौती रहती है हमारे लूनकरसर के अंदर और पानी की तरफ भी बहुत भी समस्या रहती है पानी के लिए। तो उम्मीद है कि इन चुनावों में जब आपका जो वोट पड़ेगा तो उसमें कहीं ना कहीं सुधार होगा? हाँ बिल्कुल होगा सर, बिल्कुल सुधार होगा। ये युवा हैं, युवा अपनी बात यहाँ पर रख रहे हैं और बात रखने का वाजिब तरीका भी है क्योंकि पानी, बिजली और चिकित्सा ये महत्वपूर्ण जो चीजें हैं गांव की सरकार के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है, गांव के विकास के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। उसी को लेकर आज ये अपने जो मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे हैं। कपिल, मैं आपके पास आऊं तो मैं जानना चाहता हूं कि पहले 3 चरण का जो मतदान प्रतिशत रहा उसको सरपास करने के लिए, एक अच्छे अंक तक ले जाने के लिए क्या प्रयास रहे और वो प्रयास किस तरह से फलीभूत होते या ना होते नजर आ रहे हैं? कपिल, ग्रामीण मतदाता अपने घरों से बाहर निकलता है और मतदान प्रतिशत जो है वो बेहतर नजर आता है। लेकिन इस बार देखने को मिला है जिसका एक बड़ा कारण कोरोना भी माना जा रहा है। कोरोना के चलते लोग जो मतदान प्रतिशत है वो 60% के करीब ही पहुंच पाया था और पहले 3 चरण में देखने को मिला था कि तकरीबन 60% मतदान तीनों चरणों में देखने को मिला। लेकिन इस बार चूंकि पहले जो चरण थे उसमें दोपहर 12 बजे तक मतदान प्रतिशत बेहद कम नजर आता था, लेकिन इस बार जो कतारें हम देख पा रहे हैं जिससे साफ है कि शुरुआती दौर में ही मतदान प्रतिशत बढ़ने लगेगा। और आप देखिए मतदान केंद्र के बाहर भी मतदाताओं की अच्छी खासी संख्या है जो कि वोट कास्ट करने के लिए बूथ के अंदर प्रवेश कर रही है। तो महिलाओं की संख्या बेहद ज्यादा नजर आ रही है और इस बार ये माना जा सकता है, ये जो तस्वीरें हैं इसको देखकर ये अनुमान लगाया जा सकता है कि पिछले चरणों के मुकाबले इस बार जो मतदान प्रतिशत होगा वो बेहतर होगा और चुनाव आयोग के जो प्रयास हैं वो कुछ हद तक सफल साबित हो सकेंगे। जी सपने। चलिए, शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो कुछ तस्वीरें यहाँ पर आपको दिखाते हैं। प्रदेश में पंचायती राज का आज आखिरी चरण उसे अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है। 21 जिले, 46 पंचायत समितियां, सुबह 7:30 बजे से मतदान जारी है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर इस मतदान की
तीन तस्वीरें देख रहे हैं। पहली डूंगरपुर की, सागवाड़ा पंचायत समिति की 29 सीट और जिला परिषद की 4 सीटों के लिए 198 मतदान केंद्रों पर वोटिंग चल रही है। दूसरी तस्वीर चित्तौड़गढ़ की, 3 पंचायत समिति चित्तौड़गढ़, निम्बाहेड़ा और गंगरार में चुनाव हो रहे हैं। कई जगह हालांकि यहां ईवीएम की खराबी के चलते मतदान देरी से शुरू हुआ। तीसरी तस्वीर पाली की है। सुमेरपुर मारवाड़ जंक्शन पंचायत समिति क्षेत्रों के 416 मतदान केंद्रों पर सुबह 7:30 बजे मतदान शुरू हुआ। ग्रामीणों में ठंड के बावजूद उत्साह दिख रहा है। पोलिंग बूथों पर सुबह से वोटिंग के लिए मतदाताओं की भीड़ उमड़ रही है। और वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात होगी हाईकोर्ट में। आज बड़ी खबर मिल रही है सिरोही के पिंडवाड़ा से। ये बड़ी खबर है। यहां एक पटवारी को रिश्वत लेते धर दबोचा गया, ट्रैप कर लिया गया। 3000 की रिश्वत लेते ये ट्रैप हुआ है। कृषि कार्य के लिए इसने रिश्वत मांगी थी। परिवादी से 10,000 की रिश्वत मांगी थी। रोहिड़ा के भीमाड़ा के होटल में ये कार्रवाई की गई। परिवादी से 10,000 की रिश्वत इस पटवारी ने मांगी थी। इस बारे में परिवादी ने एसीबी में शिकायत की। एसीबी ने मामले का सत्यापन करवाकर इस ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया। भीमाड़ा के एक होटल में यह पटवारी 3000 रुपए की रिश्वत ले रहा था। ट्रैप कर लिया गया। अब आगे की जांच जारी है। तो सिरोही के पिंडवाड़ा से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कृषि कार्य से जुड़े एक मामले में इसने परिवादी से 10,000 की रिश्वत मांगी। इस 10,000 में से 3,000 की किश्त लेते ये ट्रैप कर लिया गया। अब जांच आगे बढ़ाई जा रही है। देखा जा रहा है कि क्या पूर्व में भी ये पटवारी रिश्वत लेता था, क्या कुछ और मामले हैं जिसमें संभावनाएं बन रही है कि शायद ये रिश्वत लेता रहा हो। इन तमाम चीजों को खंगाला जा रहा है, कड़ियां जोड़ी जा रही हैं ताकि केस को और पुख्ता किया जा सके। फिलहाल जो आज का केस है वो काफी पुख्ता है क्योंकि ये 3000 रुपए की रिश्वत ले रहा था और इसी दौरान फंस गया, ट्रैप कर लिया गया। तो एक बेईमान पटवारी एसीबी के शिकंजे में आ फंसा है। भ्रष्टाचारी पटवारी ट्रैप किया गया। और स्कूल फीस मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। इस मामले पर सुनवाई है आज इस मामले पर सुनवाई होगी। सीजे इंद्रजीत महांती की खंडपीठ में सुनवाई होनी है। सरकार ने अपील की है और सरकार की अपील पर यह सुनवाई की जाएगी। आपको बता दें कि एकल पीठ के आदेश के खिलाफ अपील है। एकल पीठ ने आदेश दे रखे हैं 70% फीस वसूली के, जिस पर खंडपीठ ने रोक लगा दी थी। मामले में निजी स्कूल संचालक और अभिभावक भी पक्षकार हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी सचिन कुमार से। सचिन, कितने बजे के लिए टेबल्ड है ये सुनवाई? देखिए, तकरीबन 10:40 के आसपास ये सुनवाई का नंबर आ जाएगा क्योंकि सप्लीमेंट्री में एक केस है और वो भी मेंशनिंग का है और उसके बाद पहले नंबर पे दिल्ली कोर्ट में केस लगा हुआ है। ऐसे में मान के चला जा रहा है कि 10:40 के आसपास इस केस की सुनवाई शुरू हो जाएगी। सीजे की बेंच ही लगातार सुनवाई को कर रही थी। ऐसे में बीच में जब सीजे कोविड पॉजिटिव हो गए तो मामला लड़ नहीं पाया और अब दोबारा से पिछले 2 वीक से सीजे लगातार सुनवाई कर रहे हैं और आज मामला लिस्ट हुआ है। तो महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं जो फीस का मामला है उसको लेकर अब संचालक भी सड़कों पर उतर आए थे। कुछ टाइम पहले सरकार ने आश्वासन दिया, उसके बाद उन्होंने अपना धरना खत्म किया तो उसके बाद अभिभावकों ने अपना धरना शुरू कर दिया। तो मामला जो है वो पेचीदा होता जाए। अब कोर्ट से ही कोई बीच का रास्ता निकलने की उम्मीद है। अब देखना ये होगा कि आज की सुनवाई में क्या वो रास्ता निकल पाता है या केवल आज सभी पक्षों को सुना जाता है। इसके अलावा आज की नई एप्लीकेशन भी इस मामले को लेकर लगाई गई है, जिसके अंदर एक टीचर की तरफ एप्लीकेशन लगाई गई है पक्षकार बनने की। उनसे कहा गया है कि आप संचालकों को सुन रहे हैं, आप अभिभावकों को सुन रहे हैं, टीचर्स को भी सुना जाए कि उनकी स्थिति क्या है, क्योंकि अभिभावक फीस नहीं दे रहे, स्कूल संचालक ये बात कहते हैं कि फीस नहीं आ रही इसलिए टीचर को तनख्वाह नहीं दी जाएगी। तो अब तीसरा पक्ष भी जो है वो कहीं ना कहीं पूरे मामले में जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सचिन, बने रहे, अगली खबर पर भी हम आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल इस खबर पर जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए शुक्रिया, लेकिन आप बने रहिए मेरे साथ। अगली बड़ी खबर भी हाईकोर्ट में आज एक सुनवाई से जुड़ी हुई है। फैसला आ सकता है, परीक्षाओं पर बड़ा फैसला आज आ सकता है। प्रतियोगी परीक्षाओं पर आज सुनवाई होनी है। हाईकोर्ट मामले पर सुनवाई करेगा। परीक्षाओं को स्थगित करने की मांग की गई है। कलीम कुरैशी ने याचिका दायर कर मांग की है कि परीक्षाओं को स्थगित
किया जाए। तो इस पर भी आज सुनवाई होगी, फैसला आ सकता है। ज्यादा जानकारी के लिए सचिन हमारे साथ बने हुए हैं। सचिन, ये जो परीक्षाओं पर जो सुनवाई होनी है या फैसला आ सकता है, ये कितने बजे के लिए टेबल्ड है? देखिए, ये जस्टिस एसपी शर्मा के यहाँ पे लगा हुआ है और इसमें थोड़ा समय लग सकता है क्योंकि ये लंच से ठीक पहले या लंच के बाद इसका मैटर आएगा। उससे पहले काफी मैटर्स लगे हुए हैं और जो आज ये सुनवाई हो रही है वो केवल उसको जेईएन भर्ती परीक्षा जो कि कल से शुरू होगी, जिसका पहला चरण कल है। तकरीबन 1.5 लाख बच्चे हैं जो इस परीक्षा को देंगे। 6, 13 और 26 3 दिन ये परीक्षा होनी है अलग अलग डेज पर। और इसमें बात यही गई है कि सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा है दिसंबर के अंदर, जेईएन भर्ती परीक्षा, जिसे राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड करवाने जा रहा है। और महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि इसमें बच्चे ज्यादा हैं, किसान आंदोलन चल रहा है, तमाम तरह के जो है इसमें ग्राउंड लिए गए हैं। ग्राउंड ये भी है कि किसान आंदोलन चल रहा है, ट्रेनें प्रभावित है। मानगढ़ जो जिला है वो कुल 10 किसानों को जिला है, वहाँ ट्रेनें प्रभावित है। बच्चे जयपुर तक कैसे पहुंचेंगे, अलग अलग सेंटर्स में लोगों को सेंटर दिए गए हैं। जयपुर के बच्चों का सेंटर दूसरे जिले में दिया गया, दूसरे जिलों का सेंटर दूसरे जिले में दिया गया। तो ऐसे में इनकी मांग है कि कोविड को देखते हुए सिर्फ परीक्षा को स्थगित किया जाए। हाईकोर्ट से ये भी कहा गया है कि हाईकोर्ट ने अपनी भर्ती परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट और रिकॉर्ड भर्ती परीक्षा उसको स्थगित कर दिए गए, ये भी इसमें ग्राउंड लिए गए हैं। और मांग की गई है कोर्ट से कि जो कल होने वाली जेईएन भर्ती परीक्षा उसको स्थगित किया जाए। और अगर आज स्टे हो जाता है, स्थगित हो जाती है, तो एक बड़ा फैसला कहा जाएगा क्योंकि बहुत लाखों बच्चे हम कह सकते हैं कि इस बात को लेकर प्रभावित हो जाएंगे। कुछ बच्चे हैं जो परीक्षा देना चाहते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं इनका विभाग भी डरे हुए हैं कि एक जिले से दूसरे जिले में जाना, और वो भी उस सिचुएशन में जब 13 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है। तो ये तमाम तरह के ग्राउंड लिए गए हैं। पीआईएल भी इस मामले को लेकर लगाई गई थी, लेकिन सर्विस मैटर है तो सर्विस मैटर में पीआईएल इंटेंडेंट नहीं होती है। इस बात को लेकर पीआईएल को खारिज करने जा रही थी, उसके बाद अधिवक्ता ने पीआईएल को वापस ले लिया। लेकिन जो अभ्यर्थी है उन्होंने सेफ साइड पहले ही खेलते हुए रिट भी दायर की हुई थी। वो पता था कि शायद पीआईएल एंटरटेन नहीं होगी, तो उस रिट का नंबर आज आया है और कल परीक्षा होनी है। तो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर याचिका खारिज भी होती है तो परीक्षा यथावत रहेगी और याचिका को अगर मंजूर कर लिया जाता है और स्टे दे दिया जाता है। ठीक है, शुक्रिया सचिन तमाम जानकारी के लिए। और एक सड़क हादसे की खबर हमें इस वक्त मिल रही है, बड़ी खबर है। डूंगरपुर में सड़क हादसा हुआ है। यहाँ एक बस बेकाबू होकर पलट गई। 10 से ज्यादा यात्री घायल हुए हैं। NH8 पर यह हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि ये बस सूरत से भीलवाड़ा जा रही थी। अचानक ड्राइवर ने इस पर से अपना कंट्रोल खो दिया। ये बस बेकाबू हुई और पलट गई। बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र में यह घटनाक्रम सामने आया है। बस में सवार 10 से ज्यादा यात्री घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल भिजवाया जा रहा है। और दौसा से बड़ी खबर मिल रही है। यहाँ एक युवक ने आत्महत्या कर ली। युवक का जो शव है वो मंदिर में लटका मिला। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची और शव को मोर्चरी में रखवाया है। सिकंदरा के खटीक मोहल्ले में यह घटना सामने आई है। दौसा के सिकंदरा के खटीक मोहल्ले में एक मंदिर है जहां पर आज सुबह लोगों ने एक युवक के शव को लटका देखा। प्रथम दृष्टया ये मामला खुदकुशी का नजर आ रहा है। पुलिस जांच कर रही है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी आशीष से। आशीष, क्या जानकारी है? ये सिकंदरा कस्बे का मामला है जहां पर एक मंदिर है। मंदिर के अंदर छत के जो पंखा होता है उस पर एक शव लटका हुआ मिला था। जैसे ही आज सुबह लोग मंदिर की पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे तो वहां छत के पंखे के शव लटका हुआ दिखाई दिया, जिसके बाद में वहां आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया। कुछ ही देर में शव की शिनाख्त भी हो गई था। वो एक समीप मकान है, उसमें रहने वाला एक युवक बताया जा रहा है। पुलिस मौके पर पहुंच गई है और शव को पंखे से उतार कर अब अस्पताल ले जाया गया है। और प्रथम दृष्टया पूरा मामला आत्महत्या का नजर आ रहा है, लेकिन पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है कि आखिर आत्महत्या के कारण क्या है और मंदिर में जाकर आत्महत्या क्यों की गई है। क्या युवक के जेब से या उसके पर्स से किसी तरह का कोई नोट, जिसे सुसाइड नोट कहा जा सके, मिला है? बिल्कुल, अभी तक पुलिस ने पूरी जो जितने भी कपड़े पहन रखे थे उनकी जांच की है, लेकिन अभी तक कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है और पुलिस ने सुसाइड नोट मिलने की पुष्टि भी नहीं की है। पुलिस अब जो आसपास के लोग हैं और जो मृतक के परिजन हैं उनसे पूछताछ करने में जुटी हुई है कि आखिर क्या बात हुई थी, कब घर से वो निकला था। ऐसे में सभी पहलुओं से पूछताछ के बाद ही पता चल सकेगा कि आत्महत्या के कारण क्या रहे हैं। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। उम्र छोटी काम बड़े, कहते हैं एक जीनियस की झलक उसके बचपन में ही मिल जाती है। वो किसी भी फील्ड में जीनियस बन सकता है, खेल में, पढ़ाई में, आर्ट में या किसी और ही क्षेत्र में। वो शायद आपके आसपास हो या फिर दूर, पर अगर आप जानते हैं किसी ऐसे इंडियन को जो यंग है, जीनियस है और जिसे आना चाहिए दुनिया के सामने,
तो आज ही रजिस्टर कीजिए news18.com/younggenius या बायजूस ऐप डाउनलोड करें और यंग जीनियस सेक्शन विजिट करें। बायजूस यंग जीनियस न्यूज 18 की एक पहल। रुकते हैं ब्रेक के लिए।